डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आखिरकार सच बता दिया गया कि क्यों पहले यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलों के निर्माण के लिए लाइसेंस देने का वादा किया गया था, लेकिन फिर अचानक इस फैसले से डर गए और उस लाइसेंस को देने से इनकार करने लगे। अमेरिकी पत्रकार द अटलांटिक के माइकल वाइस ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें सीधा निष्कर्ष निकाला गया। एक तरफ यूक्रेन काफी मजबूत और आत्मनिर्भर हो गया है, इसलिए उसे पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के निर्माण के लिए लाइसेंस देना अब शायद खुद यूक्रेन के लिए उतना फायदेमंद नहीं है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उनकी रक्षा उद्योग के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है और यूक्रेन अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसी में लाइसेंस देने में देरी की असली वजह भी सामने आ जाती है। पता चला कि कंपनियां रेथियन और लॉकहीड मार्टिन आधिकारिक तौर पर अपनी चिंता इस बात को लेकर जाहिर करती हैं कि कहीं बौद्धिक संपदा की चोरी ना हो जाए, लेकिन असल में उन्हें डर है कि यूक्रेनी लोग उत्पादन को ज्यादा तेजी से और सबसे अहम अमेरिकी फैक्ट्रियों की तुलना में सस्ते में शुरू कर देंगे और ऑर्डर यूक्रेन को मिल जाएंगे। इसी समय व्हाइट हाउस में यह चिंता है कि चूंकि यूक्रेन अब मदद का मांग करता नहीं रहा और आज उसे अमेरिका से कुछ भी मुफ्त में नहीं मिल रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कीव पर दबाव बनाने के लिए लगभग कोई साधन नहीं बचा है। मेरा नाम अलेक्सी पीची है और आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प इनसाइट्स सामने आए हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अभी चेक करें। हो सकता है आप मेरे एपिसोड देखते हैं लेकिन किसी वजह से अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो आपका बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं पेट्रियट मिसाइलों के निर्माण के लिए यूक्रेन में लाइसेंस के फैसले की समय रेखा से, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत कुछ बताती है। 28 जुलाई को व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि यूक्रेन पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने खुद ही किसी भी सकारात्मक उम्मीद को दूर करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वॉशिंगटन को सतर्कता बरतनी चाहिए। 8 अगस्त को व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर इशारा किया कि ट्रंप ने आखिरकार पैट्रियट मिसाइलों के लिए लाइसेंस देने पर सहमति जता दी है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसे अभी तक सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है। और अब द अटलांटिक पत्रिका ये नोट करती है कि ट्रंप का यूक्रेन के प्रति रवैया वास्तव में कभी भी अनुकूल नहीं रहा, लेकिन समय समय पर वो उसके लिए कुछ अच्छा करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर व्लादिमीर पुतिन की एक और कॉल या स्टीवन विटकोव की मास्को यात्रा होती है और ये सब फिर से उसकी कीव के प्रति शत्रुता को भड़का देता है। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप की सतर्कता व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी नहीं है, क्योंकि याद दिला दूं, उस पल से 1 महीना बीत चुका है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से व्लादिमीर पुतिन को फोन करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्होंने फोन नहीं किया और इस बारे में कोई सफाई भी नहीं दी। याद दिला दूं, 8 जुलाई को अंकारा में नाटो समिट के दौरान व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के समय ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अभी मैं जेलेंस्की से बात करूंगा, बाहर निकलूंगा और तुरंत व्लादिमीर पुतिन को फोन करूंगा। उस समय तो पेस्कोव ने भी कहा था कि हाँ, हम इस कॉल का इंतजार कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन संपर्क के लिए तैयार हैं। लेकिन अब 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और किसी ने किसी को फोन नहीं किया। पुतिन को बस नजरअंदाज कर दिया गया। असली वजह हिचकिचाहट की, जिसे खुद द अटलांटिक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से उजागर करता है, कुछ और है। प्रकाशन के सूत्र के अनुसार पैट्रियट सिस्टम के निर्माता आधिकारिक तौर पर इस चिंता को बौद्धिक संपदा की चोरी से जोड़ते हैं। वो तकनीक किसी और को सौंप देगा। लेकिन असली वजह, जैसा कि प्रकाशन लिखता है, प्रतिस्पर्धा है। और आगे मैं उनका उदाहरण पेश करता हूं। उन्हें इस बात की चिंता है कि यूक्रेनी लोग पैट्रियट को बेहतर बनाने का तरीका ढूंढ लेंगे और फिर उन्हें बड़े पैमाने पर तेजी से और कहीं कम पैसों में बना पाएंगे, जितना कि अमेरिका की मौजूदा उत्पादन लाइनों में संभव है। प्रकाशन एक तार्किक निष्कर्ष जोड़ता है, जब युद्ध खत्म होगा, यूक्रेन पैट्रियट मिसाइलों की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन कर सकेगा, जिन्हें अमेरिका में इस्तेमाल किया जा सकता है या संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगियों और साझेदारों को फिर से बेचा जा सकता है। उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यूक्रेन शायद युद्ध के दौरान भी अतिरिक्त उत्पादन कर सकेगा, और ये अमेरिका के अंदर निर्माताओं के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है।
अमेरिकी फैक्ट्रियां सच में देख रही हैं कि यूक्रेन ड्रोन और मिसाइलों में काफी सस्ता समाधान ढूंढ रहा है। और उन्हें डर है कि यूक्रेनियों के हाथ में पैट्रियट मिसाइल का निर्माण भी सस्ता हो सकता है। यानी कंपनियों ने असल में ये मान लिया है कि आज के समय में पेट्रियट मिसाइल की लागत बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है और वे समझते हैं कि सही तरीके से इसका निर्माण सस्ता किया जा सकता है और उन्हें डर है कि यूक्रेनी यही कर देंगे। यानी वे लाइसेंस ले लेंगे, उत्पादन शुरू कर देंगे और पता चलेगा कि कहीं ना कहीं लागत कम की जा सकती है, सस्ता किया जा सकता है और असल में ये मिसाइल उतनी महंगी नहीं है जितने में रेथियन और लॉकहीड मार्टिन इन्हें अमेरिका में बेचते हैं। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए लाइसेंस मिलने के बाद भी यूक्रेन को कई साल लगेंगे। यूक्रेनियों के पास विकास की सक्रिय योजनाएं हैं, लगभग हर चीज की जिसकी हमें जरूरत है, और हमारा इरादा है कि भविष्य में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। लेकिन फिलहाल यूक्रेन अवरोधक मिसाइलों के मामले में लगभग पूरी तरह से अपने सहयोगियों पर निर्भर है। इस समय अमेरिका के बाहर पैट्रियट के उत्पादन के लिए लाइसेंस केवल जापान और जर्मनी के पास है। अगर यूक्रेन को भी ऐसा लाइसेंस मिल जाता है तो ये यूक्रेन की बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता का अंतिम समस्या हल कर देगा। लेकिन असल में लॉकहीड मार्टिन और रेथियन के अलावा बोइंग नाम की एक और कंपनी है जो अपनी तकनीकी घटक देने से साफ इनकार कर रही है। बात यह है कि पैट्रियट मिसाइल के उत्पादन के लाइसेंसिंग की पूरी कहानी का तकनीकी केंद्र एक खास अति गोपनीय घटक है जिसके बारे में आज द टेलीग्राफ अखबार लिख रहा है। कीव की पेट्रियट हासिल करने की बेताबी की असली वजह एक छोटा सा रडार है जिसे बोइंग कंपनी ने बनाया है। बोइंग अल्बामा में, जो कि सक्रिय रडार होमिंग हेड PAC-3 का बैंड के नाम से जाना जाता है। यह, जैसा कि कहते हैं, अवरोधक मिसाइल की आंखें और कान हैं। यह मिसाइल को उड़ान के आखिरी सेकंड और मिली सेकंड में पहचान लेती है और पैट्रियट को सीधा टकराव करने के लिए निर्देशित करती है जिससे वो बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर देती है। ये पुर्जा इतनी उन्नत है कि व्हाइट हाउस ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है, यहां तक कि अपने सबसे करीबी सहयोगियों के लिए भी। इसलिए यूक्रेन को इस पुर्जे तक पहुंच से वंचित करना उसके अस्तित्व का सवाल बन सकता है। लेकिन एक वैकल्पिक रास्ता है कि बोइंग विशेष रूप से यह पुर्जा यूक्रेन को उपलब्ध कराए और यूक्रेन खुद मिसाइल को असेंबल करेगा, यानी वो खुद इन रडारों का निर्माण नहीं करेगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जापान, जिसके पास लाइसेंस है, उसे भी पहली सफल PAC-3 मिसाइल परीक्षण में 3 साल लग गए थे। विश्लेषकों की उम्मीदों के मुताबिक यूक्रेन को भी लगभग इतना ही समय लगेगा। हालांकि कुछ विश्लेषकों के अनुसार इस प्रक्रिया को 1 साल तक भी तेज किया जा सकता है, क्योंकि जापान के पास ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी। वे आराम से बिना किसी जल्दबाजी के इस मिसाइल को असेंबल कर सकते थे, लॉन्च कर सकते थे, परीक्षण कर सकते थे और बाकी सब कुछ कर सकते थे। हमारे पास इतना समय नहीं है। और अब सेवानिवृत्त जनरल फिल ब्रिडलो, ये अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं के यूरोपीय कमान के पूर्व कमांडर है। वे ट्रंप प्रशासन के भीतर एक और वास्तविक चिंता का उल्लेख करते हैं। उद्धरण, मैं वास्तव में मानता हूं कि यह चिंता है कि अगर हम यह तकनीक यूक्रेन को देते हैं तो ये किसी न किसी तरह रूस के पास पहुंच सकती है। और यहां डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एक सूत्र ने द टेलीग्राफ को पुष्टि की है कि कथित तौर पर प्रशासन को पहले से ही ऐसे मामलों की जानकारी है जब यूक्रेन को सहयोगियों द्वारा दिया गया हथियार यूरोपीय काले बाजार में पहुंच गया था। असल में यह सवाल पूर्ण पैमाने के युद्ध के दौरान कई बार उठ चुका है, लेकिन मैंने अब तक कोई सबूत नहीं देखा, ऐसे सबूत की रिपोर्टें जो इस जानकारी की स्पष्ट रूप से पुष्टि करती हों। हाँ, इस बारे में बहुत सारी अफवाहें थीं कि यह हथियार काले बाजार में आ रहा है, यह हथियार कहीं मध्य पूर्व में दिखाई दे रहा है वगैरह, लेकिन एक भी रिपोर्ट नहीं मिली। अगर आपने कोई देखी हो तो मैं आभारी रहूंगा अगर आप मेरे साथ ये जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज पर साझा करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी रिपोर्टें मिलती हैं जिनमें जांच की गई हो और सच में यह साबित हुआ हो वहां पश्चिमी हथियार जो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को दिए गए थे काले बाजार में पाए गए, तो मैं आभारी रहूंगा। लेकिन फिर भी इसे भी एक तर्क के रूप में पेश किया जाता है। साथ ही सवाल यह भी है कि इन मिसाइलों को भौतिक रूप से कहां असेंबल किया जाए। यूक्रेन के क्षेत्रीय उत्पादन करने से फैक्ट्री जंगली रूसियों के लिए मुख्य लक्ष्य बन जाएगी। इसलिए नए इंटरसेप्टर सबसे अधिक संभावना है जर्मनी या किसी अन्य यूरोपीय देश में बढ़ाए जाएंगे, जैसे पोलैंड में। इस विचार का समर्थन किया जा रहा है। जानते हैं कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा उपमंत्री एल्ब्रिज कोल्बी।
वही जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत में यानी दूसरे कार्यकाल में यूक्रेन को किसी भी तरह की सहायता का पूरी तरह से विरोध किया था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे साथ खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को रोक दिया था और इसी तरह की अन्य चीजें भी की थीं। और अब दी अटलांटिक पत्रिका का मुख्य तर्क, जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी डरते हैं, यूक्रेन अब मदद मांगने वाला देश नहीं रहा। यूक्रेन की सैन्य स्थिति पिछले कई वर्षों की तुलना में अब सबसे मजबूत है। वो अब अपने हथियारों का एक बड़ा हिस्सा खुद बना रहा है, रूस की बढ़त को रोक रहा है और यहां तक कि कुछ क्षेत्रों को वापस भी ले रहा है और युद्ध को रूसी संघ की सीमा तक ले जाया गया है। पत्रिका यूक्रेन को उद्धरण एक आदर्श सहयोगी कहती है। खैर, ये शब्द उपमंत्री एल्ब्रिज कोल्बी ने इजराइल के लिए इस्तेमाल किया था, वही शब्द यहां लिया गया है। और फिनलैंड की कंपनी ब्लैकबर्ड ग्रुप ने गणना की है कि पिछले साल जुलाई में रूसी सेना ने इस साल जुलाई की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक क्षेत्र पर कब्जा किया था और फरवरी और जून 2026 में रूस में वास्तव में जितनी जमीन पर कब्जा किया उससे ज्यादा जमीन खो दी। आज की तारीख में युद्ध में 80% से ज्यादा नुकसान ड्रोन की वजह से हुआ है, जिनमें से अधिकांश यूक्रेन खुद बनाता है। और पिछले महीने कीव ने पहली बार आक्रमण शुरू होने के बाद हथियार और तकनीक के निर्यात को मंजूरी दी, क्योंकि अब वो खुद जितना खरीद सकती है उससे ज्यादा उत्पादन कर रही है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के पास कीव पर दबाव बनाने के मुख्य साधन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद ऐसी नीति बनाई कि अब वो वास्तव में कीव के फैसले पर ज्यादा सीधा असर नहीं डाल सकते। किल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ट्रंप ने यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता की नई प्रतिबद्धताओं में 99% की कटौती कर दी। अब युद्ध के लिए मुख्य रूप से यूरोप भुगतान कर रहा है और नाटो के माध्यम से दी गई सहायता की राशि केवल $7 अरब से भी कम रही, जबकि ध्यान दें जो बाइडेन के समय में $127 अरब आवंटित किए गए थे। एकमात्र चीज जो अमेरिका अब भी यूक्रेन को मुफ्त में देता है वो है खुफिया जानकारी, जिसमें रूस पर हमलों के लिए लक्ष्य निर्धारण संबंधी जानकारी भी शामिल है। यूक्रेन भी उन कुछ सहयोगियों में से एक बन गया है जिन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का समर्थन किया है। उसने क्षेत्र में ईरानी ड्रोन का पता लगाने के लिए स्काई मैप सिस्टम के साथ तकनीकी सलाहकार भेजे हैं। तो निष्कर्ष ये है, ईरान और यूक्रेन में युद्धों का आपसी संबंध दिखाया गया है। इससे यह साबित हुआ है कि जो देश अमेरिका से सैन्य सहायता प्राप्त करता है यानी यूक्रेन, वो खुद संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सैन्य सहायता का आपूर्तिकर्ता भी बन सकता है। याद है जब ट्रंप अड़े रहते थे और कहते थे कि नहीं, हमें यूक्रेन की मदद की जरूरत नहीं है, कौन से इंटरसेप्टर, कौन से ड्रोन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ये सब बकवास है। बाद में उन्होंने माना कि हाँ, उनके पास अच्छे इंटरसेप्टर है, इसलिए हमने वाकई उनका इस्तेमाल किया। अब मुख्य सवाल यह है कि क्या खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी प्रशासन समझती है कि यूक्रेन अब बिल्कुल अलग स्थिति में है। ये वो यूक्रेन नहीं है जो मदद की भीख मांगती थी। ट्रंप के पास अब दबाव बनाने का कोई साधन नहीं है कि वो कह सके कि या तो आप ये करो या मैं ये करूंगा या फिर वो करूंगा, मैं मदद बंद कर दूंगा, जो वैसे भी है ही नहीं। अरे मैं आपको पेट्रियट मिसाइलें नहीं दूंगा, जो वैसे भी मैं नहीं दे रहा हूं। अब ट्रंप के पास कौन से दबाव के साधन बचे हैं? अगर आप पूरी प्रक्रिया देखें तो 1 साल पहले ट्रंप ज़ेलेंस्की से नीचा दिखाकर बात करने की कोशिश कर सकते थे, उस पर दबाव डाल सकते थे। कहना कि आपके पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं है, आपको तो अपनी जमीनें ही छोड़ देनी चाहिए। अब ऐसी भाषा नहीं है, क्योंकि अब उनके पास तुरुप के पत्ते हैं। लेकिन एक बात साफ है, अमेरिका में अब जाहिर तौर पर हद से ज्यादा मजबूत यूक्रेन से डरने लगे हैं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा। आगे भी जारी रहेगा।